हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, तो नया अध्याय आरंभ हो चुका है और जो टॉपिक है वो रहे आज खून का रिश्ता। जी हाँ, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। कौन है? भीष्म साहनी जी। बेटा याद रखो, टॉपिक टॉपिक किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, कवित्री कौन है, लेखिका कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। जो पाठ पढ़ रहे हो उसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया खून का रिश्ता। तो आइए देखते हैं एक नज़र कि भाई इस कहानी के माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं। इससे पहले हम देखें कि पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले आता है जीवन परिचय। लेखक का आएगा जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना पाठ का सारांश, पाठ का परिचय और प्रश्न उत्तर। तो हर चीज़, हर टॉपिक अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री का जीवन परिचय। तो हमने आपको लेखक का जीवन परिचय कराएंगे संक्षिप्त में, साथ ही साथ पाठ का सारांश कराएंगे, कथा वस्तु, कहानी की समीक्षा करेंगे, विवेचना करेंगे और वीर जी का यहाँ पर चरित्र चित्रण करेंगे। ये जो कहानी के अंदर वीर जी हैं, वीर जी एक मुख्य पात्र हैं, कहानी के मुख्य पात्र में से एक हैं। तो ये इसका हम करेंगे क्या? चरित्र चित्रण। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो, तो फटाफट से एक पेन उठाओ और एक कॉपी उठाओ और आप भी हमारे साथ लग जाओ। मेहनत कहते नहीं कि भाई मेहनत से किया गया कोई भी कार्य जो होता है ना भाई, बेकार नहीं जाता। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना अभ्यास कर लोगे, जितनी पढ़ाई कर लोगे, है ना। और भाई अभ्यास करने से कभी पीछे मत हटना। आपको लग रहा होगा किसी बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो भैया आपको एक चीज़ बता दूं कि आप किसी भी चीज़ को बार बार जब आप पढ़ते हो, करते हो, तो भाई उस चीज़ पर आप पकड़ बना लेते हो। क्लियर हो गया? जिस चीज़ को आता है और उसको प्रैक्टिस करता है तो उस पर आपकी पकड़ बन जाती है, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? लिखना बेहद ज़रूरी है। मैं हर क्लास में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार मैं शुरुआत लिखने से करता हूँ कि भाई एक ऐसी आदत बनाओ, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, पेन और कॉपी के साथ बैठो। क्यों? होता क्या है, जो चीज़ आपको समझ में आ गई उसको आप कर लेते हो नोट डाउन, तो वो बन जाते हैं आपके नोट्स, शॉर्ट नोट आपके बन जाते हैं, आपके परीक्षा में बड़े काम आते हैं। एग्जाम टाइम पे इन्हीं नोट्स के सहारे आप अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिखावट बहुत अच्छी अगर करनी है आपको, लिखावट में सुंदरता लानी है, परिपक्वता लानी है, तो आपने लिखना पड़ेगा, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। लिखने से आपकी स्पीड बनती है, जिस स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में छोड़कर आते हैं और कहते हैं जी हमें आता था फिर भी हम दो नहीं कर पाए क्योंकि एग्जामिनर ने कॉपी ले ली थी। तो अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप समझिए कि आप आने वाले समय में बहुत ही गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना स्पीड के आप कंपटीशन जो है कैसे पास करोगे, बड़ी क्लास में आप किस तरीके से अच्छे नंबर अर्जित करोगे। तो आपको लिखने की आदत डालनी है। बार बार जब लिखोगे किसी चीज़ को तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है ये एडवाइस जो कहते हैं कि हमको याद नहीं होता, हम याद करते हैं तो वो थोड़ी दिन बाद भूल जाते हैं, और ऐसा पढ़ने का क्या औचित्य कि भाई आगे वाली क्लास में जाओ और पीछे वाली क्लास का सब भूल जाओ। क्लियर? तो भाई लिखने से क्या होता है, आपकी चीज़ें लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं और आप लंबे समय तक वो चीज़ याद रख पाते हो। क्लियर है? तो लिखने के इतने सारे फ़ायदे बताए मैंने, गिनाए आपको। तो फटाफट से, है ना, लिखने की आदत डालो और भाई एक अच्छी आदत के साथ आप जीवन में तरक्की करो। चलो, तो कर देते हैं शुरुआत भीष्म साहनी के जीवन परिचय से। साहनी जी हिंदी साहित्य की प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। क्लियर है? प्रगतिशील धारा के कवि। वहीं आज शायद ही कोई हिंदी साहित्य प्रेमी ऐसा होगा जो इनकी रचनाओं से परिचित ना होगा। भीष्म साहनी को कौन नहीं जानता, है ना। साहित्य से प्रेमी जो होते हैं, साहित्य से जो
लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, भाई वो भीष्म साहनी से जरूर परिचित है। बता दें कि भाई भीष्म साहनी एक प्रतिष्ठित साहित्यकार होने के साथ साथ कुशल अनुवादक, संपादक और अध्यापक भी थे। यानी कि एक कुशल अनुवादक भी थे, यानी कि किसी चीज़ का अनुवाद करना, उसको अनुवादक बोलते हैं, ट्रांसलेटर। क्लियर। संपादक की भूमिका में भी रहे और ये अध्यापक भी थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे। उनके विभाजन की त्रासदी पर लिखे कालजयी उपन्यास तमस, ध्यान से समझना, तमस पर फिल्म भी बन चुकी है। यानी कि एक उपन्यास है इनका तमस, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और जिसमें भारत के विभाजन की दुर्लभ तस्वीर को यहाँ पर उकेरा गया है। तमस जो उपन्यास है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है। प्रश्न यहाँ पर आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला इनको, तो आपने बता देना है तमस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि भीष्म साहनी मुंशी प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकारों में से एक माने जाते हैं। ध्यान से समझना, मुंशी प्रेमचंद को आप सभी जानते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर इतने सम्मानपूर्वक अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो भीष्म साहनी जी हैं। और इसके साथ ही भाई उनकी रचनाओं को, जिनमें चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है ना, वांचू मरने से पहले, ये कहानियां हैं, और तमस, मैया दास की माड़ी, झरोखे, ये उपन्यास हैं। वो कबीरा खड़ा बाजार में, हानूश, मुआवजे, ये नाटक आदि को बीए और एमए के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि नीचे लेवल से लेकर अपर लेवल तक, है ना, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनकी जो उपन्यास हैं, नाटक हैं, कथाकार जो हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस कैटेगरी में इनको रखा जा सकता है। संक्षिप्त में लेते हैं तो नाम क्या है, भीष्म साहनी है। जन्म कब हुआ इनका, 8 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, रावलपिंडी में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भाई पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, यानी कि भारत ही था पूरा, और जब विभाजन हुआ 47 के बाद तो एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। तो ये जो रावलपिंडी शहर है, ये कहाँ, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। क्लियर है। पिता का नाम इनका है हरवंश लाल, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी। शिक्षा इन्होंने पीएचडी तक की है। पेशा इनका है साहित्यकार के रूप में, अध्यापक के रूप में, अनुवादक के रूप में और संपादक के रूप में ये जाने जाते हैं। भाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी और रशियन भी इनको आती है। रशियन भाषा का भी इनको अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त है। कौन कौन सी विधाएं, तो भैया ये कहानी लिखा करते थे, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, बाल साहित्य पर इनकी अच्छी पकड़ थी। तो ये इन विधाओं में अपने लेख लिखा करते थे। और आगे चलते हैं। साहित्य कला, तो भैया आधुनिक। उपन्यास इनका तमस है, मैया दास की माड़ी, झरोखे, कुंतो और कड़ियाँ। कहानी संग्रह की बात करें तो वांचू, पहला पाठ, भाग्य रेखा, भटकती राख और शोभा यात्रा। नाटक की अगर बात करें तो भाई नाटक लिखने में बहुत सिद्धहस्त थे, बड़ी महारत हासिल थी इनको, तो बेहतरीन नाटक लिखे हैं, एक से एक नाटक लिखा है इन्होंने। कबीरा खड़ा बाजार में, है ना, काफ़ी सराहा गया। हानूश है, माधवी है, मुआवजे, आज के अतीक, ये इनकी आत्मकथा है। क्लियर। सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करी जाए तो पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है ना, शलाका सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है, शिरोमणि लेखक अवार्ड इनको मिल चुका है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि पुरस्कार और सम्मान इनको मिल चुके हैं। बात अगर निधन की जाए तो भाई 11 जुलाई 2003 को इनका निधन हो गया। क्लियर है भाई। आज संक्षिप्त में जीवन परिचय अगर आप करते हो तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप डिटेल में आराम से 2-2 4-4 लाइनें जोड़कर आप बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से एक अच्छा खासा जीवन परिचय आप लिखकर आ सकते हो। क्लियर है। तो शॉर्ट नोट में आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उनमें ये जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष, इनके साहित्य काल के बारे में, उपन्यास के बारे में, कहानी संग्रह, नाटक, आत्मकथा और पुरस्कार और सम्मान जरूर नोट डाउन करो, शॉर्ट फॉर्म में करो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई
परेशानी ना हो। बीच में साहनी के बारे में कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आप उसको लिख दो। चलिए अब चलते हैं पाठ के सारांश कथा वस्तु पर। क्लियर है? इसको हमने पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। पॉइंट वाइज जब आप इसको आप हेडिंग वाइज जब आप लिखोगे तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। बाबूजी और वीर जी में क्या थे? वैचारिक मतभेद यहाँ पर बताए गए हैं। क्लियर है? बाबूजी और वीर जी के बीच में यहाँ पर वैचारिक मतभेद हैं, यानी कि विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। विचार उनके एक होता है ना कि घर में एक पिता है और एक पुत्र है, तो पिता और पुत्र दोनों जो हैं उनके जो विचार हैं उनको उनके अंदर आपने देखा होगा कि भाई पिताजी हैं जो पुराने ज़माने की बातें करेंगे तो बेटा है, बेटा क्या करता है? बेटा तुरंत उस बात को काट देता है, यानी कि बेटा आज के ज़माने का है, पिता पुराने ज़माने के हैं। तो पिता अपनी जगह ठीक है, बेटा अपनी जगह ठीक है। तो यहाँ पर सामंजस्य बिठाकर अगर कोई काम किया जाए तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सफलता अर्जित की जा सकती है, बशर्ते किसी टकराव के या फिर किसी मनमुटाव के। और अक्सर देखा गया है कि भाई यही जो मतभेद होते हैं, यही जो विचारों का जो मतभेद जो होता है, वैचारिक मतभेद, हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा कर देता है ना। वही यहाँ किस कथा के माध्यम से बताया गया है। तो आधुनिक दृष्टिकोण वाला वीर जी, जो वीर जी था वो आधुनिक दृष्टिकोण वाला था, है ना। एम में पास था और नौजवान था, नवयुवक था, है ना। जो सगाई ब्याह आदि अवसरों पर धन की बर्बादी एवं किसी भी प्रकार के आडंबर का विरोधी था। आपने देखा होगा आजकल क्या हो गया? आजकल दिखावा हो गया है। घर के अंदर पैसा नहीं है लेकिन इंसान क्या करता है? कर्ज लेता है, उधार लेता है। किसकी वजह से? कि समाज में, है ना, लोग तरह तरह की बातें ना करें, है ना। लोग झूठी शान में क्या करते हैं? अपने ऊपर कर्जा कर लेते हैं, है ना। गार्डन बुक करते हैं, शादी विवाह, है ना, बैंड बाजा बारात, यही आडंबर नहीं तो और क्या है? ये दिखावा नहीं तो और क्या है? ये धन की बर्बादी नहीं तो और क्या है ना। जब खाने पीने वाले खा पी कर अपने अपने घर चले जाते हैं, थोड़ी देर की वाहवाही होती है और बाद में वो कर्जा चुकाते चुकाते कई वर्ष बीत जाते हैं इंसान के। तो जो वीर जो होता है वो इस बर्बादी को सही नहीं मानता है ना। इस आडंबर का घोर विरोधी है, इस दिखावे पर वो कटाक्ष करता है। जबकि परंपरागत सोच वाले हैं बाबूजी। बाबूजी आडंबर प्रिय एवं दहेज के समर्थक लगते हैं, है ना। कहते नहीं है जब लड़का और लड़की का रिश्ता होता है तो कहते हैं कि जी आपकी मांग जांच, है ना। तो कहते हैं नहीं जी हमारी तो कोई मांग जांच नहीं है ना। लड़के वाले कहते हैं जी हमारी तो कोई मांग जांच नहीं है, जो दे दोगे भैया अपनी लड़की को दोगे। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता है ना, कम से कम हमारा एक ही लड़का है, एक गाड़ी तो होनी चाहिए, है ना। बात समझ रहे हो? अरे बोलना है तो उसको मुंह पर बोलो, लेकिन मुंह पे ना बोलकर अंदर ही अंदर जो होते हैं ना, है ना, कुछ लोग इस विचार के होते नहीं होते हैं। ऊपर से बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर अंदर उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको घर भी चाहिए, उनको बैंक बैलेंस भी चाहिए। क्लियर है? रुपया पैसा धन दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए उनको। क्लियर है? तो बाबूजी जो थे वो भैया इस आडंबर के, है ना, समर्थक थे, दहेज के घोर समर्थक थे, है ना। लोग कहते हैं जी उनके लड़के की शादी में तो स्कॉर्पियो मिली थी, है ना। हमारी लड़के की भी शादी में देखो स्कॉर्पियो नहीं, कम से कम फॉर्च्यूनर तो होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, अब जो वीर जी थे अपनी सगाई में किसी तरह का आडंबर और दिखावा पसंद नहीं करता है और इसीलिए वो सदा रुपए में सगाई करने तथा सगाई में केवल बाबूजी के जाने के पक्ष में। क्लियर है? 1 रुपया अपनी सगाई में, ये जो आडंबर है ना, ये दिखावा जो है इसका घोर विरोधी है और दहेज का घोर विरोधी है। और आज की डेट में अगर बात करिए, ये नौजवान पीढ़ी जो आज की डेट में अगर इनके मन में ये चीज़ आ जाए, अगर ये इसका समर्थन करने लगे, तो मैं समझता हूँ समाज में आधे से ज़्यादा कुरीतियाँ अपने आप व्याप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है? तो कहते नहीं टका रुपया, है ना। हमारे देहात में, गांव देहात में शादी में कहते हैं कि जी क्या लोगे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, टका रुपए की शादी होनी चाहिए, यानी कि 1 रुपये, है ना। एक शगुन के तौर पे आप बोल सकते हो। ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना अलमारी चाहिए, ना फ्रिज चाहिए, ना मोटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। टका रुपया। तो वो जो वीर जी था वो टका रुपया अपनी सगाई में इस तरीके से सादा रुपए में सगाई करने, तो सगाई में केवल बाबूजी के जाने के पक्ष में है।
सगाई में केवल बाबूजी को लेके जाना चाहता है, आडंबर नहीं करना चाहता है ना, दिखावा नहीं करना चाहता है ना, शानो शौकत दिखावा इसमें कुछ नहीं रखा। कितने लोग बैंक बैलेंस लेकर इधर उधर से कर्जा करके शादी ब्याह करते हैं, उसको पटाते पटाते कई साल हो जाते हैं, है ना, लोग खा पी के अपने अपने घर चले जाते हैं। होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विचारों का मतभेद है, एक पुराने विचार का है और एक आज के विचार का है, आज की जनरेशन का है। वो अपनी सगाई में इन आडंबरों को कुछ नहीं करना चाहता, जबकि बाबूजी अपने धनी संबंधियों को सगाई में ले जाने के पक्ष में है। अब बाबूजी क्या कहते हैं, है ना, फूफा भी हों, चाचा भी हों, ताऊ भी हों, है ना, पड़ोस के 2-4 भी हों, तो वो लाव लश्कर के साथ सगाई के अंदर ताम झाम लेकर जाना चाहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ साफ तौर पे ये देखा गया है। भाई हो सकता है कि आप जिसके घर में जा रहे हो उसकी इतनी सहूलियत ना हो सकता है उसकी इतनी हैसियत ना हो कि वो कम से कम 20-50 लोगों को, है ना, खिला सके। बात समझ में आ गई? तो सगाई करने के लिए केवल और केवल अपने बाबूजी के साथ जाना चाहता है वो, लेकिन बाबूजी क्या करना चाहते हैं, बाबूजी सब लोगों को लेके जाना चाहते हैं। क्लियर है? अब वीर जी बाबूजी की बात का विरोध करते हुए अपनी बात पर अडिग रहते हैं। वीर जी कहते हैं कि नहीं नहीं, सगाई होगी तो मेरे हिसाब से होगी। अब बाबूजी अपनी बात पे अडिग हैं और बेटा अपनी बात पे अड़ जाता है। दोनों के यहाँ पर मतभेद, है ना, इस कथा के माध्यम से यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब चाचा मंगलेश का तय हुआ जाना, चाचा जो थे मंगलेश, अब होता है तय हुआ इनका जाना। भैया जब बाबूजी ने पगड़ी खोलकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई देते हुए कुछ लोगों को साथ ले जाने की बात कही, तो वीर जी अपने चाचा मंगलसेन को बाबूजी के साथ, है ना, जाने के लिए मान जाते हैं। है ना, होता नहीं है, बुजुर्ग के कहते हैं कि तू मेरी पगड़ी उछालेगा, तू मेरे मान नहीं रखता, सम्मान नहीं रखता, है ना, तो वो क्या करते हैं, पगड़ी, और कहते हैं सर की पगड़ी बहुत बड़ी बात होती है, सर की पगड़ी एक सम्मान का सूचक होती है। तो बाबूजी क्या करते हैं, उस पगड़ी को उतार के नीचे रख देते हैं और क्या कहते हैं, देख, है ना, देख मेरे सफ़ेद बाल, दिखाते हैं और दुहाई देते हैं कि तुझे मेरी इज्जत की इतनी भी परवाह नहीं है, सगे संबंधी क्या कहेंगे, है ना, सब मुझे थू थू करेंगे। तो वो इसकी दुआ देते। तो वीर जी क्या करता है कि चलो ठीक है, आपके साथ चलेंगे, तो चलो ठीक है, चाचा चलेंगे। तो अपने चाचा मंगलसेन को साथ लेने के लिए राजी हो जाता है। अब मंगलसेन बाबूजी का चचेरा भाई है। यहाँ पर मंगलसेन का क्या, चचेरा भाई है, जो फौज से रिटायर होने के बाद बाबूजी के साथ ही रहता है। एक फौजी है और फौजी से रिटायर होने के बाद ये बाबूजी के ही साथ रहता है ना, और घर का काम करता है। गरीब मंगलसेन को बाबूजी बात पर अपमानित करते हैं। क्लियर है? बात बात पर इसको अपमानित करते हैं और तथा उसे उचित सम्मान नहीं देते हैं। यानी कि जितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी रेस्पेक्ट जो है इस मंगलसेन को नहीं मिलती है। और जो वीर जी को बहुत बुरा लगता है, मंगलसेन को विश्वास था कि वो सगाई में जरूर जाएगा और उसका विश्वास साकार हो गया। क्लियर है? समधी जी द्वारा सगाई देना। अब तीसरा यहाँ पर क्या पहलू निकल के आ गया, या बाबूजी और मंगलसेन तैयार होकर अपने होने वाले समधी के घर पहुँचे। अब समधी के घर पहुँचे जहाँ उन दोनों की खूब आवभगत होती है। जब किसी के दरवाजे पे जाते हैं, कहते नहीं है, हम लोग किस परंपरा से आते हैं, अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं, अतिथि को भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो भैया जब समधी के घर पर जाओगे तो आवभगत तो होगी, है ना। तो सगाई देने के समय बादाम से भरे कितने ही थाल समधी जी द्वारा लाए गए, पर बाबूजी ने केवल ₹1.25 लेने की ही बात कही। अब समधी जी द्वारा क्या है, खूब लाव लश्कर के साथ क्या हुआ, बादाम से भरे हुए थाल जो हैं समधी जी के सामने, है ना, लाए गए। अब समधी जी केवल ₹1.25 लेने की बात कही इन्होंने। ₹1.25 टका रुपया जिसको बोलते हैं, है ना, ₹1 ₹1.25, तो टका रुपया यानी ₹1.25 पे बात अड़ गई। और अंत में समधी जी अंदर से चांदी का एक थाल लाए जिसमें चांदी की 3 कटोरियां, चांदी के 3 चम्मच रखे हुए थे, और एक कटोरी में केसर, दूसरी में रांगला धागा और तीसरी में चांदी का रुपया और चवन्नी रखी हुई थी। लो जी, हो गए ₹1.25 सगुन के तौर पे। 3 चांदी की कटोरी, 3 चांदी का जो चम्मच है, एक थाल था चांदी का, उसमें 3 कटोरी थी, 3 चम्मच थी। क्लियर है? और एक में होता नहीं है कि भाई शगुन के तौर पे एक में केसर है, दूसरे में रांगला धागा है और तीसरे में चांदी का रुपया।
और चवन्नी। लो जी, हो गए 100 रुपये। वापस आने पर 1 चम्मच गायब हो जाती है। जब वापस आते हैं तो चांदी की जो 3 चम्मच मिली थी सगाई में, उसमें से 1 चम्मच गायब हो जाती है ना। बड़ा बवाल है ना। अब देखो, थाली को अपने कंधों पर रखकर मंगलसेन घर पहुंचा। मंगलसेन घर पहुंचता यानी कि वीर जी का चाचा। अब वीर जी की मां ने रूमाल हटाकर देखा कि चांदी की कटोरियां तो 3 थीं और लेकिन चम्मच 2 ही है। अब सगुन के तौर पे 1.25 रुपये मिले थे, 1 रुपये और चवन्नी चांदी की, वो भी चांदी का सिक्का मिला था। 3 चांदी की कटोरी मिली थी, 3 चांदी के चम्मच मिले थे। अब 3 कटोरी तो थी लेकिन 3 चम्मच नहीं थी। 3 चम्मच नहीं थी, 2 ही थी। और सभी को आश्चर्य हुआ कि तीसरी चम्मच गई तो गई कहाँ, तीसरी चम्मच कहाँ गई। उस जमाने की बात है, अब जाहिर सी बात है भाई, चांदी का बड़ा, जैसे सोने का अपना एक अलग रुतबा होता है, लेकिन चांदी का भी अपना एक महत्व होता है। तो चांदी मंगलसेन की तलाशी होना, अब ये बड़े अपमान की बात है। ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि मंगल सिंह लेकर आए थे उसमें, और मंगल सिंह की होती है तलाशी। ये कहीं मंगल सिंह ने चांदी की चम्मच तो नहीं रख ली, मैं उनके मन में लालच तो नहीं आ गया जो चांदी की चम्मच रख ली हो। अब चांदी का 1 चम्मच गायब हो जाने पे सभी को गरीब मंगल सेन पर संदेह होता है। अब बताओ, फौज से रिटायर। अब किसी को भी किसी पर भी अनर्गल आरोप लगा देना, ये तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन बिना सबूत, बिना, कहते नहीं, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना, किसी पर उंगली उठा देना, है ना, उसके सम्मान के साथ आप समझौता कर रहे हो, उसके सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हो। तो बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के आप आरोप लगा रहे हो, ये गलत बात होती है। तो ये मंगलसेन बेशक गरीब है लेकिन चोर तो नहीं है ना, उस पर आपने डाउट कर दिया। अब मंगलसेन द्वारा बार बार इनकार करने के बावजूद आंगन में उसे खड़ा कर उसकी तलाशी ली गई। कितने घोर अपमान की बात है, बीच आंगन में खड़ा कर दिया गया, उसकी तलाशी ली गई। क्या चम्मच तो नहीं चुराई इसने, है ना। अब भाई उसकी जेब में मैला रुमाल निकला, है ना, रीछियों की गल्ली, माचिस और छोटी सी पेंसिल के अलावा कुछ नहीं मिला। क्लियर है। वो जो इस पर आरोप लगाया गया कि भाई इसमें चांदी की चम्मच हड़प ली है, चांदी की चम्मच छुपा ली है, चांदी की चम्मच चुरा ली है, भाई इसके फटा पूरा रुमाल मिला, टूटी फूटी पेंसिल मिली, बस ये मिला। तलाशी ली जाने से मंगलसेन अत्यंत अपमानित महसूस करने लगा। अब इस तरीके से किसी को सबके सामने आप बेइज्जत करोगे, उसके जेबों की तलाशी लोगे, है ना, उसको आसपास उसकी जेबें टटोलोगे, तो यार बच्चा वो क्या करेगा, अपमानित महसूस होगा नहीं होगा, है ना। उसको बड़ी शर्म लगी, उसको चोर साबित कर दिया गया। तो भैया ये अपमान जो है, उसको अपमान लगा, उसकी सांस फूलने लगी और वो खड़ा खड़ा गिर गया। और घर के नौकर संतू ने उसे छज्जे पर लिटा दिया, गिर गया, बेहोश हो गया, है ना। घर का जो नौकर था उसने उसे उठा के छज्जे पे लटा दिया। अब गायब चम्मच का मिल जाना, अब क्या होता है, कहानी में आता है ट्विस्ट। तो चम्मच खो जाती है चांदी की, अब देखो कैसे मिलती है। देखो, ढोलक की आवाज़ सुन के पड़ोस की महिलाएं घर में इकट्ठा होने लगी और तभी वीर जी का साला आकर, है ना, चांदी की चम्मच मनोरमा को देकर चला गया। अब देखो कहाँ तो मंगलसेन पे आरोप लगता है। अब देखो घर में क्या होता है, जब शादी बारात का, ब्याह का जो माहौल होता है तो घर में बड़ी रौनक होती है ना। सारे लोग जो है अपने अपने लेवल पे जो है घर में खुशियाँ मना रहे होते हैं। ढोलक एक प्रचलन है, एक शगुन के तौर पे ढोलक ना बजाओ तो घर में सूना सूना सा लगता है ना। 4 मोहल्ले की औरतें, चाची, ताई, मामी इकट्ठा होके क्या करती हैं, शगुन के तौर पे ढोलक बजाती हैं, है ना, मंगल गीत गाया करती हैं। तो वो घर के अंदर वो माहौल था, चल रहा था। और अचानक से क्या होता है, साला आता है, वीर का साला आता है वीर जी का, और भैया वो क्या करता है, चांदी की चम्मच दे के चला जाता है मनोरमा को, यानी कि वीर जी की माँ को। और भैया सगाई में जाने संबंधी मुद्दे पर संतू ने मंगलसेन से शर्त लगाई थी कि जिसे वह हार चुका था, और संतू कहता है कि तनख्वाह मिलने पर वो शर्त की रकम मंगलसेन को दे देगा। और इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन खून का रिश्ता तार तार हो जाता है ना, जहां अपने ही चाचा को बेइज्जत होने पड़ता है ना, जहां एक सगा भाई अपने ही खून के रिश्ते में,
है ना, एक ही माँ से जन्मे हैं और वो अपने सगे भाई पर जो है उसकी तलाशी लेते हुए वो चुप है ये खून के जो रिश्ते हैं वो तार तार हो जाते हैं, दिल फट जाता है ना। लोगों के विश्वास का जो धागा है वो इतना कमज़ोर है कि इस रिश्ते को बचा नहीं पाता है। चांदी की चम्मच तो मिल जाती है लेकिन रिश्ता जो है वो तार तार हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब क्या है, मंगल सेन को समझ नहीं आता कि भाई सगाई में उसका जाना उसके लिए सम्मान का सूचक था या अपमान का। मंगल सेन अपने भतीजे की सगाई उसमें गया था। अब उसको ये लगता है कि भाई भतीजे की सगाई में मैं गया तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है या मेरे लिए अपमान की बात है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। क्लियर है भाई? क्योंकि सगाई में जाने के कारण ही उस पर चोरी का इल्जाम लगा और भाई अपमानित करके उसकी तलाशी ली गई। और ये अपमान का घूंट, कहते नहीं, जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है और वो भी ऐसी बात पर होता है जो उसने किया ही नहीं, तो बताइए बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हर इंसान को बुरा लगता है, चीज़ें हर इंसान को कचोटती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। चलो, कहानी की समीक्षा और विवेचना अगर करें तो भाई वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता बताने वाली कहानी है खून का रिश्ता। इसकी समीक्षा करेंगे हम। कैसे करेंगे? कथानक विषय वस्तु की बात करें तो बाबूजी का बेटा वीर जी अपनी सगाई मात्र ₹1.25 में करवाना चाहता है। ये अच्छी बात है। आज की अगर नौजवान पीढ़ी इन सब चीज़ों को अपना ले तो समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है सही हो सकती हैं, है ना। एक नौजवान यंग ब्लड जो है वो क्या करता है, वो आडंबरों से दूर केवल टपका रुपया ₹1.25 में शादी करवाना चाहता है और भैया सगाई में केवल एक आदमी को भेजना चाहता है, लाव लश्कर के साथ नहीं जाना चाहता। परंतु उसके माता पिता अपने पुत्र की सगाई अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार धूमधाम से करना चाहते हैं। माता पिता अपनी जगह हैं, बच्चा अपनी जगह सही है। क्लियर है? दोनों अपने अपने जगह हैं, अलग अलग मान्यताओं से घिरे हुए हैं, दोनों ही अपने अपने लेवल पर सही बात करते हैं, किंतु उनका बेटा ऐसा नहीं करने देता। वीर जी के एक चाचा हैं मंगल सेन, वृद्ध और विकलांग हैं, जो अपने भतीजे की सगाई में जाने के सपने देखते हैं। चाचा अपने भतीजे की सगाई में जाने के सपने देख रहा है लेकिन चाचा को घर में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मिल पाने का वो हकदार है। क्लियर है भाई? उनका नौकर है संतू, जब उनसे कहता है कि भाई बाबूजी को आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे तो वे उदास हो जाते हैं और वे अंततः उनकी भाभी वीर जी और बाबूजी उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वीर जी कहता है ना, काफ़ी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी को तो लेके जाएगा ना, भाई इतने रिश्तेदार हैं, इतने हमारे सामने, तो वो चाचा को बोलता है कि भाई इनको ले चलो मंगल सेन को। तब जाके मंगल सेन की तैयारी होती है ले जाने के लिए। उनके पास सगाई में जाने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं होते और फिर उनकी भाभी ने, है ना, धुला हुआ पजामा बाबूजी की एक पगड़ी देकर उन्हें समधी के यहाँ जाने के लिए तैयार किया। क्लियर? वहाँ जाके उनका सपना पूरा हो गया, यानी कि भतीजे की शादी में जाने को मिला। देखो ये बड़े वैसे रिश्ते होते हैं, चाचा भतीजा, मामा मामी, है ना, ताऊ ताई। क्लियर है? ये अपने इतने क्लोज रिश्ते होते हैं कि आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सगे भाई भी जो है एक दूसरे की उसमें रहते हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब एक परिवार में 16-16, 20-20, 25-25 लोग एक साथ रहा करते थे, 20-20 लोग एक साथ रहा करते थे, एक ही रसोई हुआ करती थी और सभी लोगों का खाना एक ही रसोई में बनता था। इतना प्यार होता था, इतना सम्मान लोग एक दूसरे को देते थे, इतनी रेस्पेक्ट देते थे। और आज की डेट में परिवार का मतलब क्या होता है? मियाँ बीवी और बच्चा, यही परिवार हो गया है ना। बूढ़े माँ बाप गाँव में गुजर बसर कर रहे हैं और बच्चा, है ना, इस मॉडर्न युग में अपनी बीवी और बच्चों को लेकर परदेश में ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। क्लियर है? कहने को तो परिवार है ना, वो भी परिवार 4 जगह बटा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो भाई भतीजे की शादी में जाने का एक सपना था उस चाचा का, सोचो उसका सपना पूरा हो गया। क्लियर है? सगाई में समधी के यहाँ से चांदी की 3 कटोरी मिलती हैं, 2 चम्मच देखकर भैया वीर जी की माँ को गुस्सा आ गया। वे बोली समधी जी ने 3 चम्मच दी होंगी क्योंकि 3 कटोरी हैं तो 3 चम्मच ही हैं, तो ये 1 चम्मच कहाँ गई? 1 चम्मच कहाँ गई भाई? किंतु 1 चम्मच कहाँ गायब है? सबको मंगल सेन पे शक होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। खून के रिश्ते में चाचा पर इल्ज़ाम लगता है, किसका? चोरी का इल्ज़ाम लगता है। चांदी की एक
चम्मच के लिए खून के रिश्ते जो है तार तार हो जाते हैं। इन्होंने ये हेरा फेरी करी है, बाबूजी ने इन्हें दंड देने की भी बात की। बाबूजी, अब सोच के देखो, बाबूजी अपने सगे भाई को दंड दे रहे हैं, सगे भाई को दंड दे रहे हैं। आप सोचो विश्वास की कितनी कमी है, विश्वास की कितनी कमी है। एक भाई अपने भाई को चोर साबित करने के लिए उसकी तलाशी करवा रहा है, कितनी बड़ी है ना विडंबना। देखो आज के समाज में। क्लियर। कुछ ही देर में वीर जी का साला एक चम्मच लाकर दे देता है। दरअसल हुआ क्या था, 3 चम्मच और 3 कटोरी तो थी, लेकिन एक चम्मच वहीं छूट गई थी। तो साला आके वो चम्मच वापस करता है, लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना, तलाशी तो ली गई ना। अब जो मान और सम्मान चला गया, ये मान सम्मान क्या वापस आएगा? क्या वापस आएगा? नहीं ना। चलो भाई आगे। इस प्रकार मंगल सेन पे लगा झूठा आरोप जो है वो साबित हो जाता है, तथा खून का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ जाता है ना। अब का रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं, है ना भाई। गलती करने के बाद वो रिश्ता ही क्या, जो गलती करने पर अपने रिश्तेदार को माफ़ ना करे। क्लियर है। एक बार बशर्ते आपके अंदर वो भाव होने चाहिए, आपके अंदर वो भाव होने चाहिए। अगर आप सही तरीके से सामने वाले को अगर सॉरी बोल देते हो, क्षमा मांग लेते हो, माफ़ी मांग लेते हो, तो सामने वाला इतना निर्दयी नहीं होता है, वो आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। ये होते हैं खून के रिश्ते। क्लियर है। तो वो टूटते टूटते जुड़ जाता है। और इस प्रकार कहानी का कथानक है ना विचारोत्तेजक एवं यथापूर्ण है, और मानसिक अंतर्द्वंद का यहाँ पर उन्मूलन कर देना भीष्म साहनी की चिंतन कला का अद्भुत गुण है। कहानी में सजीवता तथा तारतम्यता विद्यमान है। पात्र और चरित्र चित्रण यहाँ पर करते हैं। पात्र और चरित्र यानी कि खून का रिश्ता कहानी में मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की यहाँ पर विवेचना की है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पारिवारिक जो संबंध होते हैं वहाँ की विवेचना करी है। इसी के साथ सामाजिक, एक चीज़ होती है कि हम अपने घर में जैसा मर्जी रह लो, जैसा मर्जी कर लो, लेकिन जब बात समाज की आती है तो समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग परिवेश में अगर बात करी जाए, आप देखो, सोच के देखो, एक छोटी सी बात होती है, सामाजिक बात अगर करी जाए तो लोग क्या करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं तो क्या करते हैं, कार्ड बेचते हैं तो कन्यादान एक शगुन के तौर पे देके जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति किसी के शादी में नहीं पहुंचता है तो क्या कहते हैं कि भाई कन्यादान देना पड़ेगा, इस वजह से नहीं आया। क्लियर है। हो सकता है कोई बात जिसकी वजह से उसके घर में कोई परिस्थिति ऐसे आ सकती है, लेकिन वहाँ ना जाकर वो चीज़ों को दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। क्लियर है। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप समाज में रहते हो तो सामाजिक दायरे में समाज का जो ताना बना है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो सामाजिक तौर पे, और अगर बात करी जाए पारिवारिक संबंधों की यहाँ पर विवेचना करी गई है। और एक प्रकार से ये जो है चरित्र प्रधान कहानी है। क्लियर। जिसमें मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही मुख्य विषय है। यहाँ पर किसको बताया गया है, किसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है, यहाँ पर मानव चरित्र की प्रतिष्ठा को मुख्य विषय बताया गया है। कहानी के मुख्य पात्र के रूप में है वीर जी, है ना। इनकी चिंतन शैली को आधुनिक भारतीय जागरूक नवयुवक के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आज की डेट में अगर क्या होता है कि एक व्यक्ति की अच्छी सी नौकरी लग जाती है तो वो क्या होता है, उसके घर परिवार वाले क्या करते हैं, अब तो हमारा बिटवा अच्छी जगह लग गया है, क्या चाहिए, अब तो शादी में गाड़ी जरूर होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक लोगों ने मेंटलिटी, आपका जो मानसिक जो है वो लोगों ने सेट कर रखा है। क्लियर है। लोगों की लड़ाइयाँ इस बात पे हो रही हैं कि बगल वाले पड़ोस का लड़का जो किसी नौकरी में नहीं है लेकिन फिर भी उसको गाड़ी मिली, हमारा लड़का सरकारी नौकरी में है, क्या हमारे लड़के को गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए? परिवार के सदस्य कहते हैं अवश्य मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और गाड़ी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए। बगल वाले को मिली क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो, हमारे लड़के को, क्योंकि हमारा लड़का तो इकलौता लड़का है, ऊपर से सरकारी नौकरी है ना, और अच्छे पद पे भी है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको फॉर्च्यूनर मिलनी चाहिए। तो लोगों की आज की डेट में यही मानसिकता लोगों ने बना ली है। क्लियर है। तो भाई अगर वीर जी की तरह सभी नौजवान ऐसे हो जाएं, वीर जी की तरह सभी नौजवान ऐसे हो जाएं तो समाज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप
खत्म हो सकती हैं। आधे से ज़्यादा समस्याएं जो हैं अपने आप खत्म हो सकती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ें। जो अपनी भावी जिंदगी को संवारने के लिए दहेज रहित विवाह का आश्चर्यजनक निर्णय करता है। आज की डेट में दहेज के लोभी, है ना, समाज में भरे पड़े, है ना। जिस अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब शादी होती है ना, जब लड़का और लड़की देखने के लिए जाते हैं तो लड़की वाले पूछते हैं कि जी ये क्या चाहिए, है ना, तो जी हमको तो कुछ नहीं चाहिए जी, है ना, हमारा तो भाई बस लड़का लड़की का मेल होना चाहिए बस। लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर भैया गाड़ी भी चाहिए, है ना, पैसा भी चाहिए, होता है नहीं होता है। तो आज की डेट में ये जो है समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भाई बिना पैसे के, बिना दहेज के शादी करना, यानी कि ये अपमान की बात होती है। लेकिन वीर जी जैसे नौजवान हैं जो अपनी शादी में इस आडंबर को नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी में 1 रुपये, सवा रुपये शगुन के तौर पर लेके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ें। तो वीर जी की माँ एक स्वस्थ एवं संतुष्ट गृहिणी की भूमिका में है, जिनका चरित्र परिस्थितियों के साथ साथ विकास पाता है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती हैं उसी तरीके से इंसान अपने आप को डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है ना। वो कभी खून के रिश्ते की गरिमा को पहचानती एवं महत्व देती हैं, तो कभी उसका उपेक्षा भी करती हैं। यानी कि अपने रिश्तों को अहमियत देती हैं, बराबर अहमियत देती हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमें उन्हीं रिश्तों की हमें क्या करना पड़ता है, हमें उपेक्षा करनी पड़ती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, प्रस्तुत कहानी में चरित्र की सूक्ष्मता एवं चारित्रिक भंगिमाओं का यहाँ पर वैश्विक यानी विविधतापूर्वक यहाँ चित्रण दर्शनीय है। कहानी में पात्रों की यथार्थता को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण में विश्लेषणात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कथोपकथन एवं तथा संवाद की अगर बात करें तो प्रस्तुत कहानी में संवादपूर्ण, नियंत्रित तथा कौतूहल को उजागर करने वाले हैं। कथाकार ने इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग करके संवादों को उत्कृष्ट बनाया है। यानी कि अगर बात करी जाए तो मुहावरों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से संवादों को थोड़ा सा उत्कृष्ट बनाया है। वीर जी के दहेज विरोधी और माता पिता के वात्सल्यपूर्ण चरित्र को यहाँ पर उजागर करते हुए संवाद हैं। मैंने कह दिया ना माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में ही होगी। कि ना वीर जी कह रहे हैं मैंने कह दिया ना माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में ही होगी और केवल बाबूजी सगाई, है ना, डलवाने जाएंगे। केवल मेरे साथ बाबूजी जाएंगे, मुझे इतना तामझाम लेके नहीं जाना है। मैं जो मुझे मंजूर नहीं हो तो अभी से बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। होता नहीं, जो तुम्हारे मन में आए करो, है ना। आजकल कौन किसकी सुनता है? छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम अपनी मनमानी करोगे। देश काल और वातावरण की बात करी जाए तो कहानी में देश काल और वातावरण में आंचलिक और स्थानीय रंग दिखता है और घटना और उससे संबंधित परिस्थितियों का यहाँ चित्रण सजीव रूप से तथा क्रमानुगत ढंग से किया गया है। समाज के टूटते संबंधों का यथार्थ चित्रण वर्तमान वातावरण के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर किया गया है। करुणा, आश्चर्य, प्रेम, वात्सल्य आदि की सरसता वातावरण के प्रभाव से सजीव हो गई। अगर भाषा शैली की बात करी जाए तो बेगम सहानी ने खून का रिश्ता कहानी को सरल और बोधगम्य भाषा द्वारा प्रभावशाली यहाँ पर बनाया गया है। सूक्ष्म मानवीय संबंधों को यहाँ उजागर करने के लिए भाषा की सांकेतिकता से उसकी व्यंजना शक्ति यहाँ पर बढ़ाई गई है। शब्दों का चयन क्रियाओं के वेग और अंतर्द्वंद के विचारों से किया गया है। क्लियर? इस कहानी में बाबूजी की शैली अधिकांश स्थानों पर ओजपूर्ण है। नौकर संतु की शैली मंगल सेन के प्रति व्यंग्य प्रधान है। उद्देश्य क्या है कहानी का? तो प्रत्येक कहानी के मूल में एक केंद्रीय भाव होता है जो कहानी की मौलिक आधार प्रदान करता है। यही कहानी का उद्देश्य कहलाता है। और साहनी जी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज से उन्मूलन करने, यानी कि आपने देखा होगा आज की डेट में दहेज, है ना, लोभी लोगों को सबक सिखाना, तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि समाज में दहेज प्रथा जो है एक कुरीति की तरह है ना, इस पर फोकस किया गया है। इस कहानी में वीर जी की जो माँ है अपने बेटे की खुशी के लिए समस्त आदर्शों को त्याग करना पाठकों को चकित करने वाला है।
क्लियर, अपने बेटे की खुशी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक कथानुसार सटीक और संगत है। इस शीर्षक कहानी के भाव, विचार, उद्देश्य कथा वस्तु की दृष्टि में पूर्णतः सार्थक और तर्क संगत है। संपूर्ण कथा शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी का जो शीर्षक है, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में शीर्षक में व्यापकता है, प्रतीकात्मकता का गुण भी विद्यमान है और इसी के साथ इस कहानी का शीर्षक सरल, आकर्षक, मौलिक, नवीन और कौतूहलपूर्ण बन जाता है। उस प्रकार कहा जा सकता है कि शीर्षक की दृष्टि से ये कहानी सार्थक सिद्ध होती है। अब करते हैं वीर जी का चरित्र चित्रण। कहानी के मुख्य पात्र हैं वीर जी। क्लियर, तो मानवीय संवेदनाओं के कथा शिल्पी भीष्म साहनी की कहानी खून का रिश्ता में वीर जी की प्रमुख पात्र हैं और जिनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय। पहला, एक शिक्षित युवक। ये स्टेप जो है, ये कदम एक शिक्षित व्यक्ति ही उठा सकता है। क्लियर, तो वीर जी एक आदर्श नवयुवक हैं जो सही अर्थों में शिक्षित हैं। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, पीजी कर लिया, आपने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, आप बड़े शिक्षित हो गए। शिक्षित का मतलब होता है आपके अंदर समझ होनी चाहिए। वो समझ एक 20 साल के नवयुवक में भी हो सकती है और नहीं हो तो वो 70 साल के बुजुर्ग में भी नहीं हो सकती है। क्लियर है, तो वही सही अर्थों में शिक्षित हैं और वह नवयुवक घर परिवार के लगभग सभी सदस्यों का विरोध करता हुआ अकेला महज के विद्रोह करता है तथा सभी को अपना सुसंगत निर्णय मानने के लिए बाध्य करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है पूरे परिवार को, है ना, अपना निर्णय बता देता है कि मुझे कोई आडंबर नहीं चाहिए अपनी शादी में, अपनी सगाई में। क्लियर है, मैं अपने आदर्शों पे चलने वाला हूं और मैं समाज में, है ना, एक मील का पत्थर साबित करने जा रहा हूं। क्लियर है, तो सभी सदस्यों का विरोध करता हुआ अकेला लड़ जाता सबसे और उसके कहने पर ही निर्धन चाचा मंगलसेन उसके पिताजी के साथ समधी के घर सगाई लेकर जा पाते। क्लियर है, आडंबर एवं दहेज में विश्वास नहीं। ऐसे व्यक्ति का होना, है ना, समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। तो वीर जी सही अर्थों में शिक्षित और समझदार नवयुवक हैं। वो अपने विवाह में किसी भी तरह का आडंबर या दिखावापन पसंद नहीं करता है। साथ ही साथ वो दहेज के रूप में शगुन का सिर्फ ₹1.25 स्वीकार करता है। क्या करता है? केवल ₹1.25, और वो भी शगुन के तौर पे। क्लियर है कि शादी में सिर्फ ₹1.25 चाहिए। वो विवाह में फिजूल खर्ची से भी दूर रहना चाहता है और एक कारण है कि वो केवल पिताजी को और उसके अत्यधिक आग्रह के बाद साथ में चाचा जी को सगाई में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर, समानता की भावना का पोषक, यानी वीर जी एक सहृदय युवक है जो अपने गरीब चाचा मंगलसेन को भी बराबर का सम्मान दिलवाता है। चाचा गरीब है लेकिन भतीजा चाहता है कि चाचा भी मैं इसकी सगाई में जाए, और चाचा का भी एक सपना है कि मैं भतीजे की सगाई में जाऊं, तो उसको बराबरी का हक दिलवाता है। उसी की जिद का परिणाम होता है कि पिताजी को उसकी बात मानकर मंगलसेन को ले जाने के लिए राजी होना पड़ता है। वो धनी रिश्तेदार की जगह गरीब मंगलसेन को अधिक प्राथमिकता देता है। धनवान होंगे अपने लिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि वो खून के रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। चाचा बेशक गरीब है लेकिन सगाई में तो धनवान की जगह गरीब चाचा ही जाएगा। क्लियर, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी है। वीर जी एक व्यवहार कुशल युवक है और घर के सभी सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही मृदु है ना। वो अपने गरीब चाचा मंगलसेन को अत्यधिक सम्मान देता है तथा झुककर उनके पांव छूता है। और हमारे यहाँ बड़ी मान्यता है कि बड़ों का पैर छूकर हम आशीर्वाद लेते हैं। नहीं लेते हैं? चलो, अपनी संगनी के प्रति स्नेहशील स्वभाव। वीर जी अपनी होने वाली पत्नी प्रभा के प्रति अत्यंत स्नेह युक्त भावनाएं रखता है, जैसे कि आमतौर पे हर किसी व्यक्ति के मन में होती है। स्त्री को सम्मान देना हर किसी व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। क्लियर है, तो वो भी अपनी पत्नी को अत्यंत स्नेह के युक्त जो है भावनाएं रखता है और वो रूमाल को देखकर ही प्रभा के स्पर्श की कल्पना से पुलकित होने लगता है। ये फीलिंग्स होती हैं जब किसी व्यक्ति की नई नई शादी होने जा रही होती है, तो जो भावनाएं जो होती हैं ना उसके मन के अंदर, वो तरह तरह की जो अंदर ही अंदर उसकी जो फीलिंग है ना, उसको आप बयां नहीं कर सकते, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। तो वो, है ना, तो वीर जी भी कुछ इसी तरीके से अपनी कल्पनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं और वो चाहता है कि भैया रूमाल के हाथ में लेकर चूम ले। क्लियर,
चलो, खून के रिश्तों का महत्व देने वाला, यानी वीर जी खून के रिश्ते को विशेषता, पवित्रता को समझने वाला आधुनिक बौद्धिक युवक है, और वो सभी बातों को बौद्धिक एवं तार्किक रूप से परखने के बाद भी परंपरा की इस मर्यादा को नहीं भूलता। उसको पता है हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, उसको नहीं भूलता, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो बड़ों के प्रति छोटों का कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से पता है कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। इसके अतिरिक्त वो इस भावना और संवेदना से भी अच्छी तरह से परिचित है कि खून के रिश्ते वाले चाचा मंगल सेन वाले अपने भतीजे की शादी से संबंधित क्या क्या ख्याल रखते होंगे। एक कारण है कि वो अपनी सगाई में चाचा को भेजने की जिद करता है और सफल भी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वीर जी एक शिक्षित युवक है, आडंबर एवं दहेज विरोधी है, समानता की भावना का पोषक होने के साथ साथ खून के रिश्तों को महत्व देने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। चलिए, इसी के साथ कहानी का हमने पूरा पटाक्षेप किया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त, और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।